हे गाइस, वेलकम टू जिगरा। आज हम जिस मूवीज की बात करेंगे वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 एंड 2। सो लेट्स बिगिन। ये मूवीज 2012 में आई थी और अनुराग कश्यप ने बनाई थी। इस मूवी से पहले अनुराग कश्यप मास के लिए मूवीज नहीं बनाते थे। इस मूवी से उन्होंने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा के अंदर एंट्री की, वैसा ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने एक कल्ट फेम जनरेट करना चालू किया अपने आप के लिए। इसके बाद ही अनुराग कश्यप को देख के लोग मूवीज देखने जाते थे। ये होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर या राइटर ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। तो एक राइटर डायरेक्टर अगर अपने नाम से ऑडियंस खींच रहा है तो एक काफी अच्छा उन्होंने नाम बना लिया, और ये दोनों मूवी का उसमें बहुत बड़ा योगदान। अब इन दो मूवीज को हम कैटेगराइज करना चाहे तो रिवेंज ड्रामा में रख सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया का जो सेंट्रल प्लॉट है वो रिवेंज का है। लेकिन इट डजंट वर्क एज अ रिवेंज ड्रामा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। तो एक लीनियर स्टोरी, एक लीनियर पाथ जो सेंट्रल आइडिया है उसके ऊपर ये स्टोरी नहीं चल रही। अभी एक सीन देखते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, ये देखोगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। अभी ये सीन आया, इसके एग्जैक्ट 6 मिनट बाद ये वाला सीन आता है, उसके बाद ये वाला सीन आता है, उसके बाद ये गाना आता है। तो कहाँ है वो अर्जेंसी जो अभी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, इतनी बड़ी शपथ ले ली, क्यों, मतलब क्या एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो उस पर, क्यों ये सब चीजें कर रहे हो? ये डिफिकल्टीज अनुराग कश्यप को जब ये मूवी बना रहे थे तब आई होगी, क्योंकि ये स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। एंड रियल लाइफ इज मैसी। रियल लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को छूता रहता है। तो एक फिक्शनल स्टोरी या कोई एक कन्वेंशनल रिवेंज स्टोरी के अंदर कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं, इतने सारे नहीं होते, इतने सारे सबप्लॉट भी नहीं होते। लेकिन रियल लाइफ स्टोरी थी, तो अभी इनके पास, अनुराग कश्यप के पास एक चैलेंज था कि कैसे इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं जिससे लोग इससे बंधे रहे स्टोरी से और बोर भी ना हो, उनको लगे भी नहीं कि ये नहीं, इट डजंट वर्क। अनुराग कश्यप ने इसको बहुत अच्छे से इस चैलेंज को ओवरकम किया और बाकी बहुत सारे राइटर्स के लिए लेसन छोड़ गए। अब एज एन ऑडियंस ये होता क्या है कि अगर आप बहुत सारे सबप्लॉट्स हैं, काफी कैरेक्टर्स हैं, तो एक दिमाग को प्रॉब्लम होती है पूरा ट्रैक रखने में कि ये या इसका ये लगता है, इसने ये किया था, इसने वो हुआ था, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या होता है कि सेंट्रल आइडिया से ऑडियंस दूर होती जाती है, वो जो स्टोरी है वो ऑडियंस पे अपनी पकड़ नहीं रख पाती। तो इसको ओवरकम कैसे करें हम? तो एक सटीक उपाय अनुराग कश्यप ने सोचा, वो है ह्यूमर। और वो भी स्लैपस्टिक या ऐसा कोई ह्यूमर नहीं, दो लोग खड़े, एक जोक मार रहे, दूसरा हंस रहा है, वैसा नहीं। इन्होंने जो भी सब प्लॉट्स थे, जो भी जहां भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन थे या कैरेक्टर के इंटरेक्शन थे, वो सब इतने फन और फनी और इंटरेस्टिंग बना दिए कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि वो सेंट्रल आइडिया से बहुत अलग निकल गए। अभी हम लोग, स्टोरी तो यहाँ पे चल रही है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये लोगों को पता ही नहीं चला। अभी एक सीन देखते हैं। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। बिजली जला कर, लेटा इसको, ये लेटा। अपने आप नहीं लेटेगा, अपने आप लेट रहा है, मर जाएगा तो। लेटा, लेटा। क्या है ये? असगर, उसे पकड़। कमीज खोल, कमीज खोल, कमीज खोल इसका। चल। क्या हुआ? अरे लगता है बिजली गई। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, गांड के अंधे। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। सरदार भाई, मेरे पिछवाड़े में कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी है, अंधेरे में कुछ नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। गलत होगा तो गला काट देंगे। अभी ये क्यों इतना अप्रोप्रिएट है यहाँ पे? क्योंकि वो जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होता ही रहता है, वहां पे ये कॉमन चीज है। और जो आवश्यक सेवाएं जैसे हॉस्पिटल, वो सब, वहां पे भी ये चीज होती है। तो उन लोगों को मतलब एक बहुत रिलेटेबल लगा है, जो एक रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। सो रिलेटेबल जोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेबल एंड अप्रोप्रिएट जोक्स, अप्रोप्रिएट टू द कैरेक्टर्स, टू द टाइम एरा, टू द सिचुएशन, टू द रीजन। सो कभी भी ऐसी कोई स्टोरी हो, रियल लाइफ स्टोरी हो या फिक्शनल स्टोरी हो जिसमें बहुत सारे सब प्लॉट हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो, तो उनको ह्यूमर की डोर से सबको बांध दीजिए। और ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक सीन में ह्यूमर डालो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सीरियस सीन है, कोई इमोशनल सीन है, उसमें भी आप ह्यूमर डालने जाओगे वो पूरा खत्म हो जाएगा सीन। तो
हर एक सीन में नहीं, बट जहां पे भी ऐसा लगे लैग हो रहा है, कहीं पे इंटरेस्ट छूट रहा है शायद, या बहुत सब प्लॉट में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमर से ही हो सकता है इसी। सो एज अ राइटर, एज अ क्रिएटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑडियंस का एक्सपीरियंस जो इमर्स हो गए ऑडियंस स्टोरी के अंदर, वो खराब ना हो, वो उससे बाहर ना आ जाए कि यहाँ पे मेरे को बोर हो गया, मैं स्टोरी ने छोड़ दिया मेरे को यहाँ मजा नहीं आया, ये बहुत यहाँ वहाँ गए, बहुत गए। जो असेंशियल चीजें हैं, जैसे कि सब प्लॉट इस स्टोरी में बहुत जरूरी थे, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है, तो इसमें जरूरी थे, वो इन सबको निकाल नहीं सकते थे। और कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर्स दे कम टुगेदर एट सम पॉइंट। सेंट्रल जो आइडिया है, जो रिवेंज स्टोरी, उसमें कहीं ना कहीं सब बहुत छोटा रोल या बड़ा रोल कहीं पे भी वो टच तो होते हैं। एकदम से ही अगर इररिलेवेंट चीज हो तो फिर उसको तो रखना भी नहीं चाहिए वैसे भी, लेकिन ये कहीं ना कहीं टच होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है फिर कि अगर बहुत ही टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी में या दो सब्सिडियरी कैरेक्टर के इंटरेक्शन में, तो ऑडियंस को होगा कि ये क्या दिखा रहे हो। जो स्टोरी है, जो मेन रिवेंज की स्टोरी है, वो दिखाओ ना, ये कहाँ किस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा और खुद का भी। लेकिन आपको पता है कि ये जरूरी है, ये चीज दिखानी जरूरी है, तो आप क्या करोगे? आप उन सीन्स को इंटरेस्टिंग बनाओगे और फनी बनाओगे, उसमें ह्यूमर डालोगे, क्योंकि रियल लाइफ इज फनी, रियल लाइफ में ह्यूमर बहुत है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है इन दोनों मूवीज में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।